So we are talking about our chapter नंबर 7D, मतलब 7th यूनिट का ये चौथा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दिस चैप्टर इज अबाउट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल जो है वो हीट से रिलेटेड टर्म है, मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी मैटर, मैटर क्या होता है, द थिंग विच पोजेसेस मास। तो कोई भी मैटर को जब गर्म किया जाता है तो उसके साथ क्या होता है, इस चैप्टर में हम वो स्टडी करते हैं। कई टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं, तो मैं आपको उन सबका ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। सबसे पहला जो टॉपिक हमने कवर किया था दैट वाज हीट। तो हीट क्या थी? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमारे अंदर सेंसेशन ऑफ वार्म, सेंसेशन ऑफ वार्मथ पैदा करती है। मतलब जब किसी बॉडी को, अगर हमारे पास हियर वी हैव अ बॉडी, जब इसको हीट क्यू से डिनोट की जाती है, जब इसको हीट दे दी जाती है तो ये गर्मी महसूस करती है, और जब बॉडी से हीट निकल जाती है तो इसको ठंड लगती है। ठीक है ना? तो अगर हमारी बॉडी को हीट मिले, जैसे गर्मियों के दिनों में हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो हीट जो है ना वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग इन समर्स। मतलब गर्मियों के दिनों में हवा ज्यादा गर्म होती है, हमारी बॉडी ठंडी होती है, तो हीट हवा से हमारी बॉडी में आती है तो हमें गर्मी लगती है। सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, तो हीट हमारी बॉडी से निकल करके एटमॉस्फेयर में जाती है तो हमें ठंड लगती है। तो हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो बॉडी के में आ भी सकती है और निकल भी सकती है। जब बॉडी में आएगी हीट तो गर्मी का एहसास देगी, और जब बॉडी से निकलेगी तो ठंड का एहसास देगी। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? इसके यूनिट्स हैं बेटा जाउल। ऐसा यूनिट है वो जाउल है, और सीजीएस यूनिट जो है वो है कैलोरी। तो कैलोरी में मापा जाता है सीजीएस में, और जाउल में मापा जाता है एसआई में। वेट अ मिनट। ठीक है जी, तो एसआई यूनिट जो है वो जाउल, और सीजीएस यूनिट जो है वो कैलोरी है। और कैलोरी और जाउल में जो रिलेशन है वो है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जाउल्स। वैसे ये एग्जैक्टली 4.186 जाउल्स होता है, लेकिन ज्यादातर 4.2 जाउल्स ही ले लिया जाता है। तो ये बात होगी हीट की। नाउ कम्स अनदर टर्म दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि बॉडी कितनी गर्म या ठंडी है। तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो एक बॉडी कितनी गर्म या ठंडी है वो हमें किससे पता लग सकता है? उस बॉडी के टेम्परेचर से। ठीक है जी। और मैंने आपको बता दिया जो हीट है वो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में अपने आप चल जाती है। ठीक है ना? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में भी जा सकती है, लेकिन हमें कुछ एक्सटर्नल मीन्स अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा जो घर पे पड़ा हुआ रेफ्रिजरेटर है, जिसको हम फ्रिज कह देते हैं, है ना? रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें अंदर जो स्पेस है वो लो टेम्परेचर पे होती है और बाहर जो होती है वो हाई टेम्परेचर पे होती है। और रेफ्रिजरेटर का काम यही होता है कि अंदर वाली
कोई भी चीज यहाँ पे अगर शेल्फ पे पड़ी है उसको ठंडा किया जाए, जबकि वो बाहर से ठंडी है लेकिन और ठंडा किया जाए। ये कब काम करता है? जब इसको एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है। तो अपने आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट नहीं जा सकती, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे अपने आप फ्लो करती है, ठीक है, नेचुरली। टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स हैं, किस किस में टेम्परेचर मापा जाता है। एक है डिग्री सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल, तो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। एक स्केल है फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट स्केल में डिग्री फारेनहाइट में मापा जाता है। और तीसरा जो है वो एसआई यूनिट है आज के टाइम पे हमारे टेम्परेचर का, दैट इज केल्विन स्केल, तो केल्विन में मापा जाता है। तो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट या केल्विन तीनों में मापा जाता है। केल्विन हमारा एसआई यूनिट है, और अगर हमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस पता है, उसके अंदर 273 ऐड कर दो तो टेम्परेचर इन केल्विन आ जाता है, ठीक है जी। तो आज का अगर टेम्परेचर मैं आपको बोलूं कि 17 डिग्री है, 17 डिग्री सेल्सियस आज एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, तो अगर केल्विन में निकालना हो तो आप क्या करोगे, 273 में 17 ऐड कर दोगे और आप बोलोगे सर 290 केल्विन आज का टेम्परेचर है। तो ये बात होगी टेम्परेचर की। नाउ कम्स द नेक्स्ट टर्म जो हमने पढ़ ली थी, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि ये देखा गया है कि जब भी किसी भी सॉलिड बॉडी को गर्म किया जाता है तो वो एक्सपैंड करती है, और इस फिनोमिना को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड व्हेन इट इज हीटेड इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। मतलब सॉलिड को गर्म किया गया तो वो एक्सपैंड कर जाता है, उसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ये फर्दर 3 कैटेगरीज की होती है। इट कैन बी लीनियर एक्सपेंशन, it can be area expansion, it can be volume expansion। तो ये लीनियर एक्सपेंशन हो सकती है, मतलब किसी भी बॉडी को गर्म किया गया, ये कोई बॉडी है, इसको हीट दी गई तो ये बॉडी क्या कर गई, ये बॉडी की लेंथ बढ़ गई, तो इस बॉडी की लेंथ बढ़ गई, ये डेल्टा एल हो गई, और ये इसकी पुरानी लेंथ थी एल, तो एल लेंथ से ये इंक्रीज कर गई, डेल्टा एल और बढ़ गई, तो लेंथ इंक्रीज कर जाए तो लीनियर एक्सपेंशन होती है। अगर किसी बॉडी का इसको हीट दी जाए और इसका एरिया इंक्रीज कर जाए, तो ये एरिया से इसका एरिया यहाँ पर ऐसा इंक्रीज कर जाए, ये इसका एरिया बढ़ जाए ऐसे, तो डेल्टा एस चेंज इन एरिया हो गया, तो एरिया एक्सपेंशन हो गई। अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गई। तो लीनियर एक्सपेंशन के केस में ये देखा गया कि जो ये चेंज इन लेंथ होती है ये प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के, और डेल्टा एल जो है वो इक्वल आ जाता है अल्फा एल डेल्टा टी के। यहाँ पर जो ये अल्फा है ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और अल्फा की वैल्यू कैसे आती है, अल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, तो इधर से इसकी एक फॉर्मूला निकल आता है। ऐसे ही एरिया एक्सपेंशन में ये देखा गया जो चेंज इन एरिया है वो प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल एरिया और चेंज इन टेम्परेचर के, तो इससे हमारे पास आ गया डेल्टा एस इज इक्वल टू बीटा एस डेल्टा टी, जहां पे बीटा जो है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। और तीसरा जो है वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ से डेल्टा वी जो है वो किसके इक्वल आता है, गामा वी डेल्टा टी के। तो यहाँ पर जो गामा है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये 3 टर्म्स आपके पास आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है जी, क्लियर है आपको। ये सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इनका रिव्यू दे रहा हूं, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द एंड ऑफ द लेक्चर। इसके बाद हमने रिलेशन किया था, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा और गामा में हमने रिलेशन किया था। हमने माना था कि एक बॉडी है उसको गर्म किया जाता है थ्रू अ टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी,
उसकी लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ है एल, और वो एल नहीं क्या बन गई, एल प्लस डेल्टा एल। ओरिजिनल उसका सरफेस एरिया था एस, और गर्म करने पे एस प्लस डेल्टा एस, और ओरिजिनल वॉल्यूम पे बी, और नई वॉल्यूम क्या हो गई, बी प्लस डेल्टा वी। मतलब डेल्टा एल लेंथ बदल गई, डेल्टा एस उसका सरफेस एरिया का चेंज हो गया, और डेल्टा वी उसका वॉल्यूम का चेंज हो गया। तो हम सबसे पहले हम रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि भाई नया सरफेस एरिया कितना हो गया, नया सरफेस एरिया हो गया एस प्लस डेल्टा एस। और हमें पता है सरफेस एरिया होता किसके इक्वल है, सरफेस एरिया होता था लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है फॉर अ क्यूब, है ना। हमने क्यूब कंसीडर किया था बेटा, व्हाट वी हैव कंसीडर अ क्यूब। तो यहाँ पर एक क्यूब मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। हमने एक क्यूब कंसीडर किया था ऑफ लेंथ एल। तो हमने ये एक क्यूब कंसीडर किया था जिसकी लेंथ एल है, सब मतलब क्यूब के मतलब ये सारी लेंथ उसकी एल है। तो सरफेस एरिया ओरिजिनल कितना था, उसका ओरिजिनल था एस। अब नया सरफेस एरिया कितना हो गया, एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। तो एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर हो गया। तो इधर से हमने इसको सॉल्व किया, एस प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2 एल डेल्टा एल। ठीक है जी। क्योंकि चेंज इन लेंथ बहुत ही स्मॉल है, तो डेल्टा एल का स्क्वायर बहुत स्मॉल होगा, इसको हमने निग्लेक्ट कर दिया। यहाँ पे एल स्क्वायर क्या है, ये एस ही होता है, तो अल्टीमेटली ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, इससे पहले हमने निकाली हुई है। डेल्टा एस जो होता है वो ये होता है बीटा एस डेल्टा टी। तो डेल्टा एस को बीटा एस डेल्टा टी पुट किया, यहाँ पे 2 एल, डेल्टा एल को एल अल्फा एल डेल्टा टी पुट कर दिया। ठीक है ना, डेल्टा एल की वैल्यू भी तो होती है, ये रही अल्फा एल डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू ये पुट कर दी, एल इंटू एल, फिर से ये एल स्क्वायर आ जाएगा, 2 एल स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से जो ये एस है और ये एल स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया। तो बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा, और और अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2। तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा का रिलेशन आ गया। सिमिलरली अगर मेरे को अल्फा और गामा का रिलेशन निकालना हो, अल्फा एंड गामा, तो हमें पता है नई वॉल्यूम कितनी हो गई, बी प्लस डेल्टा वी। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होती क्या है, लेंथ जो है, नई लेंथ है इसका क्यूब। तो इसका क्यूब जब खोला जाएगा, एल क्यूब प्लस डेल्टा एल क्यूब प्लस 3 एल डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा एल एल का स्क्वायर। अगेन वही बात, डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल, so this term will be very very small, neglected. Delta L square will be very very small, so the whole term will be neglected. तो मेरे पास क्या आ गया, L क्यूब प्लस 3 डेल्टा L की वैल्यू क्या होती है, अल्फा L डेल्टा T इंटू एल स्क्वायर, और यहाँ पे V प्लस डेल्टा V की वैल्यू क्या होती है, गामा V डेल्टा T। तो ये V से V कैंसिल आउट हो गया, गामा V डेल्टा T इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा L क्यूब डेल्टा टी। एल क्यूब होता क्या है, एल क्यूब तो ओरिजिनल वॉल्यूम है ना, क्योंकि पहले वॉल्यूम कितनी थी, वी, और वो किसके इक्वल थी, एल साइड के क्यूब के। तो वी और एल क्यूब कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो अल्फा गामा बाय 3 के इक्वल भी होता है, अल्फा बीटा बाय 2 के इक्वल भी होता है। तो इट इंप्लाइज हमारे पास क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो अल्फा बीटा गामा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का ये रिलेशन हमारे पास निकल आया था। तो ये था सॉलिड्स के लिए। ठीक है जी। अब लिक्विड की बात आई थी, तो लिक्विड की बात में एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का हमने कंसीडर किया था। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, तो जब लिक्विड को गर्म किया जाता है, तो लिक्विड को गर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू पुट द लिक्विड इनटू अ कंटेनर। तो मैंने क्या किया, मैं ये देखो, ये रहा, सपोज करो ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने कोई भी लिक्विड पुट कर दिया, ये रहा हमारा लिक्विड। तो लिक्विड का ये हाइट है सपोज करो, ठीक है जी। हमने इसको गर्म किया, और गर्म किया तो हुआ क्या कि जब हमने इसको हीट दी, जब हमने इसको हीट दी, तो ये जो हमारा कंटेनर है ये भी एक्सपैंड कर गया, ये भी थोड़ा सा विड्थ में, ये पहले विड्थ इसकी इतनी थी, अब इसकी विड्थ इंक्रीज कर गई। ठीक है ना। और साथ के साथ हमने क्या देखा कि हमारा जो लिक्विड है वो भी राइज कर गया। तो अगर हम ये एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड को
कंसीडर ना करें, मतलब हम बीच में ही देख लें, तो वो जो हमारे पास एक्सपेंशन आती है वो होती है एपरेंट एक्सपेंशन। तो इसका मतलब लिक्विड में केस में एक होती है एपरेंट एक्सपेंशन, जब हम लिक्विड की एक्सपेंशन को अलग से नहीं देखते, और एक होती है रियल एक्सपेंशन, जब हम क्या करते हैं लिक्विड की एक्सपेंशन को माइनस कर देते हैं, मतलब ये देखते हैं यार जो सॉरी सॉलिड की एक्सपेंशन को हम कंसीडर करते हैं, मतलब सॉलिड एक्सपैंड हुआ है तो उसको भी देखो, क्योंकि जब सॉलिड एक्सपैंड हुआ तो हमारे लिक्विड की विड्थ भी तो बढ़ गई, तो एक्चुअल एक्सपेंशन हमें रियल निकालनी पड़ेगी लिक्विड की। ठीक है जी, तो रियल एक्सपेंशन लिक्विड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एपरेंट, जो हमें लगती है वो कम होती है, लेकिन रियल में लिक्विड हमारा ज्यादा एक्सपेंड किया गया है। तो इस केस में हमारे पास दो तरह की एक्सपेंशन आती हैं, और हम दो तरह के कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कंसीडर करते हैं। एक होता है रियल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, और ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो ये होता है रियल, और अगर एपरेंट लेना है तो यहां पर क्या आ जाएगा, रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम की जगह एपरेंट इंक्रीज आ जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे सॉलिड की एक्सपेंशन ही बीच में ही कंसीडर कर लेते हैं लिक्विड की, तो उसमें लिक्विड की एक्सपेंशन थोड़ी सी कम लगती है हमें। तो ये थी एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। तो हमने ये देखा कि लिक्विड और सॉलिड क्या करते हैं, गर्म करने पे एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो डेंसिटी होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब कोई लिक्विड एक्सपैंड करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करती है, मास जो है वो कांस्टेंट रहता है या सेम रहता है, इसका मतलब डेंसिटी जो है ना डिक्रीज करती होगी। तो इस चीज को हम निकालते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर हमने किसी भी सॉलिड को गर्म किया तो उसकी वॉल्यूम बदलती है, तो सपोज चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डेल्टा वी विच इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी, ये होती है। तो ये चेंज होता कितना है, फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, गामा वी डेल्टा टी, और फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी प्लस गामा वी डेल्टा टी, और v डैश इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो ये फाइनल वॉल्यूम का हमारे पास आ गया। नाउ एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मान लो शुरू में डेंसिटी थी रो, तो रो इज इक्वल टू m बाई वी, और m इधर से अगर हमें v निकालना चाहें, सॉरी इधर से अगर हम v निकालना चाहें तो v इज इक्वल टू m बाय रो। ऐसे ही v इज इक्वल टू m बाय रो आ गई, और ऐसे ही अगर मैं नई वॉल्यूम दैट इज v डैश निकालना चाहूं तो क्या आएगी, m बाय रो डैश, नई डेंसिटी, क्योंकि मास तो चेंज नहीं कर रहा, तो ये v डैश की वैल्यू और v की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है, बट वी गेट m बाय रो डैश इज इक्वल टू m बाय रो इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। देखो हमने क्या किया, हमने v डैश और v की वैल्यू यहाँ पर इस रिलेशन में पुट कर दी। ठीक है जी, तो हमारे पास ये आ गया, इधर से m से m कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये रो डैश है, इसको इधर ले जाएंगे, ये सारी टर्म को इस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास रो डैश किसके इक्वल आ गया बेटा, रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू रो इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1 आ गई। तो इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, इस पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन कहती है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये वैसे ही 1 से छोटा है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करके रो डैश इज इक्वल टू रो इनटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ब्रैकेट में जो टर्म है, इट विल बी लेस देन 1, इट विल कम आउट टू बी लेस देन 1। जब रो को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रो डैश की वैल्यू रो से कम आएगी, मतलब चीज जब भी हम गर्म करेंगे, टेम्परेचर कभी भी किसी भी सॉलिड या लिक्विड का बढ़ाया जाएगा तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, तो रिड्यूस करेगी with rise in temperature, so the density will
decrease with the rise in temperature for solid and liquids. Now expansion of gases. तो ये देखा गया कि गैसेस ना सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले ज्यादा एक्सपैंड करती है फॉर अ गिवन टेम्परेचर चेंज। मतलब अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस का सेम टेम्परेचर चेंज करो, मतलब सभी का टेम्परेचर 5 जैसे सभी 25 डिग्री पे है तो सभी को 30-30 डिग्री पे ले जाओ, तो आप क्या देखोगे, गैसेस सबसे ज्यादा एक्सपैंड करती हैं। और उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर गैसेस, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये सॉलिड और लिक्विड के केस में नहीं होता। सॉलिड और लिक्विड के केस में गामा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये किससे डिनोट किया जाता है बेटा, गामा से। लेकिन गैस के केस में ये गामा जो है ना, टेम्परेचर ऑफ द गैस और के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आपकी गैस कितने टेम्परेचर पे है, तो उसका गामा की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, फॉर एन आइडियल गैस, गैस इक्वेशन की वैल्यू होती है बेटा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे पी जो है वो प्रेशर है, बी जो है वॉल्यूम ऑफ गैस है, एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी जो है वो टेम्परेचर ऑफ गैस है। तो आप ये मानो कि आपने कांस्टेंट प्रेशर पे आपने टेम्परेचर चेंज किया बाय डेल्टा टी। तो नई इक्वेशन क्या बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। नई इक्वेशन बन गई पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। आप क्या करो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, मतलब पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय पी वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन आर टी। तो पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, एन आर से एन आर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आप 1/t की वैल्यू निकालोगे, तो 1/t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/t की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी डेल्टा टी, ये रही। एंड यू ऑल्सो नो दैट, आपको एक और इक्वेशन का पता है कि भाई जो हमारे पास डेल्टा वी होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है, वो गामा वी डेल्टा टी के इक्वल होता है। और गामा किसके इक्वल आ जाता है, डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी के, यहाँ से। तो आप ये देखो, इन दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 में राइट हैंड साइड जो है वो सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है, जिसका मतलब गामा इज इक्वल टू 1/t। यहाँ पर गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस है। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर ऑफ द गैस पे। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर हाई होगा तो गामा लो होगा, और टेम्परेचर लो होगा तो गामा हाई होगा। तो दोनों उल्टे होंगे, इनवर्सली डिपेंड करेंगे। तो ये था हमारा गामा और टेम्परेचर का, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। नाउ कम्स स्पेसिफिक हीट। अगला टॉपिक था हमारा स्पेसिफिक हीट। ये सारे टॉपिक्स हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों का कोई लेक्चर मिस था, इसलिए। नाउ स्पेसिफिक हीट क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की, ये वो हीट होती है जो यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट हमें देनी पड़ती है उसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of unit mass of substance by unit degree। तो यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास को जितनी हीट देनी पड़ती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है, और ये स्मॉल एस और स्मॉल सी से डिनोट की जाती है। इसके फिर यूनिट्स क्या हुए, तो यूनिट्स क्या होते हैं, इसको यूनिट्स को पहले करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका रिलेशन निकालते हैं। तो कितनी हीट देनी पड़ती है किसी भी बॉडी को, तो
heat given to the body is depend upon its mass and also the change in temperature. तो जो डेल्टा क्यू कितनी हीट बॉडी को देनी पड़ती है वो प्रोपोर्शनल होती है मास और चेंज इन टेम्परेचर के, और डेल्टा क्यू जो है वो किसके को लगता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है एस, एम डेल्टा की। तो ये जो एस होता है ये होता है स्पेसिफिक हीट, ये होता है स्पेसिफिक हीट। ठीक है जी। तो यहां से एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, एस की वैल्यू आ जाती है डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। तो ये आ जाती है हमारे पास एस की वैल्यू। अगर आप ये सोचो कि एम 1 हो जाए, यूनिट मास हो जाए, यूनिट टेम्परेचर चेंज हो, तो डेल्टा क्यू एस के इक्वल आ जाता है। तो वही है कि स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को यूनिट डिग्री टेम्परेचर चेंज करने में देनी पड़ती है। और इसके यूनिट्स क्या है, इधर क्या हो गया, जाउल्स पर केजी पर केल्विन और कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो सीजीएस और एसआई यूनिट ये हो गई। ठीक है जी। तो ये था स्पेसिफिक हीट। इससे अगला टर्म आता था मोलर स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या थी, स्पेसिफिक हीट थी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को यूनिट डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है उसको स्पेसिफिक हीट कहा गया। मोलर में क्या होता है, यहां पर यूनिट मास की जगह 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल ऑफ अ सब्सटेंस को यूनिट डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए, यूनिट डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है, हीट गिवन इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है और ये इक्वल किसके होते हैं, एम इंटू एस, जहां पर ये सी हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट है, एम जो है वो मॉलिक्यूलर मास है, एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, और एस जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है। ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था, एक मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है O2, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आता है दैट कम्स आउट टू इक्वल टू 16। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल फॉर्म 1 मोल। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल बनाएगी। ठीक है ना। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है। तो इतने, ऐसे ही जितना मॉलिक्यूलर मास होगा, स्पेसिफिक हीट को उस मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो मोलर स्पेसिफिक हीट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी हमारे पास आती है 1 बाय एन डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। यहाँ पर सी जो है वो मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट है, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, डेल्टा क्यू हीट गिवन और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद हमने बात की थी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर सिंपल, यूनिट मास ऑफ वाटर का जब टेम्परेचर यूनिट डिग्री चेंज करना पड़ता है तो जितनी हीट देनी पड़े वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। फिर हमने बात की थी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। तो फिर से वही गैसेस का फिर स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है। जहां पे अकेली स्पेसिफिक हीट लगेगी वहां पर क्या होगा, यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस को यूनिट डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़े उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो गैसेस और वाटर का सेम डेफिनेशन है, सिर्फ वाटर के केस में यूनिट मास ऑफ वाटर होना चाहिए और गैसेस के केस में यूनिट मास ऑफ गैस होना चाहिए। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लास्ट में किया था, दैट इज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी क्या थी, ये था कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट, कोई भी अगर जैसे यूनिट मास ना हो, सपोज करो आपके पास यूनिट मास तो किसी सब्सटेंस का कितना आएगा 1 केजी या 1 ग्राम, लेकिन सपोज करो वो उसके पास जो है मास हो 5 किलो, तो उस 5 किलो को के मास की बॉडी को यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी वो टोटल हीट उसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। सो हीट कैपेसिटी इज defined as the amount of heat required to raise the temperature of the body
टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो वो उसको हीट कैपेसिटी, जैसे कोई भी बॉडी ले लो, जैसे आयरन ले लो, तो आयरन का 1 किलो का अगर आपके पास कोई पीस हो, उसको 1 डिग्री या 1 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर लाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी वो स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन होगी। लेकिन आयरन का अगर 3 किलो का पीस होगा या 6 किलो का पीस होगा, तो 3 किलो वाले को अलग हीट देनी पड़ेगी यूनिट डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए, और 6 केजी वाले को अलग। तो वो अलग अलग हीट क्या कहलाएंगी, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक और थर्मल कैपेसिटी। ठीक है ना, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन सेम ही होगी। ठीक है जी। तो ये टोटल क्या होती है, ये कैपिटल एस से डिनोट की जाती है, और ये किसके कहलाती है, मास ऑफ द बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। तो ये क्या है, दिस इज थर्मल कैपेसिटी कैपिटल एस, और ये क्या है, ये है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी मतलब यूनिट मास ऑफ बॉडी हो, और ये क्या है, मास ऑफ बॉडी, कितने मास का बॉडी आपने लिया है, क्या उसका 3 किलो का लिया है, 4 किलो का, 5 किलो का, तो उस हिसाब से सबके अलग अलग हीट कैपेसिटी बन जाएंगी। और यूनिट्स क्या हुए हीट कैपेसिटी के या थर्मल कैपेसिटी के, हीट जाउल्स पर केल्विन और कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर केजी नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है मास से। तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट होती है जाउल्स पर केजी पर केल्विन, और इसकी होती है जाउल्स पर केल्विन। ये होती है हमारी हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। क्लियर है यहाँ तक जी? यस सर। यस सर।